अर्जुन, थॉमस और जैकब सारी रात इस डर से सो नहीं पाए कि न जाने अगले ही पल क्या अनहोनी हो जाए। इसी आशंका में सारी रात बीत गई। सुबह होते होते कुछ हद तक उनका डर कम हुआ, लेकिन उन्हें पूरा अंदेशा था कि वो पकड़े जा चुके हैं। यदि नामग्याल जी की नज़र से वो बच भी गए हैं, लेकिन बावर्ची ने तो उन्हें देख ही लिया होगा। ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी। थॉमस ने ऊँघते हुए दीवार की घड़ी की ओर देखा तो 6 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाज़ा खुल गया। बावर्ची चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। अर्जुन, जिसकी आंखें नींद की वजह से बोझिल हो चुकी थी, उसकी भी इस आवाज़ से झपकी टूट गई। आंख मलते हुए अर्जुन जागा और उसने देखा कि बावर्ची तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अर्जुन के मन से यह संदेह समाप्त हो गया कि उसे या नामग्याल जी को पिछली रात के बारे में कुछ पता भी होगा। फिर भी ये जानने के लिए कि वो कहाँ गायब हो गया था, अर्जुन ने उससे पूछा, अरे यार, तुम रात को कहाँ चले गए थे? इसका जवाब उसने कुछ यूं दिया, भाई रात गई बात गई, रात की बात मत करो, आप लोग गर्मा गर्म चाय पियो। अच्छा ये बताओ, आज भी यहीं रुकने का इरादा है? ब्रेकफास्ट तो बना लो ना। अर्जुन बोला, रुकने का तो पता नहीं, हाँ नाश्ता ज़रूर करेंगे। कमरे से बाहर जाते हुए बावर्ची बोला, नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि कमरा बुक करने के लिए इंक्वायरी आई थी। अगर आप खाली कर रहे हैं तो दूसरों की बुकिंग कर देता हूँ। खैर आप टाइम से बता दीजिएगा, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जैकब, जो कि अब तक सोने का नाटक कर रहा था, वो बावर्ची के बाहर जाते ही बिस्तर से उठा और टेबल पर रखी चाय की प्याली को उठाकर एक घूंट लेकर बोला, इसे शक तो नहीं हुआ है ना? अर्जुन ने जवाब दिया, ऐसा लग तो नहीं रहा है। अच्छा ऐसा करो, वो रात को जो कैमरे में तस्वीरें ली थी वो देखते हैं। इसके बाद वे तीनों कैमरे में पिछली रात ली गई तस्वीरें चेक करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तस्वीरें साफ आई थी और क्वालिटी भी अव्वल थी, लेकिन तस्वीरों से वो दैत्य ऐसे गायब था मानो वहाँ मौजूद ही ना था। हालांकि तस्वीरों में नामग्याल जी और वो बकरा साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन, थॉमस और जैकब इस बात पर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता तो नामग्याल जी और वो बकरा भी फोटो में नहीं आते। इतने में सर पकड़कर जैकब बोला, मुझे सब समझ में आ रहा है, तभी कोई आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया। जानते सभी हैं कि वो है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला। मेरे दादाजी यूएस आर्मी में थे। उन्होंने 1980 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें एवरेस्ट के रास्ते में बर्फ़ पर इसके पैरों के बड़े बड़े निशान दिखाई दिए थे। मैं समझ गया हूँ, इसकी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती। तभी आज तक किसी सैटेलाइट की नज़र में, किसी कैमरे की फ्रेम में ये कैद नहीं हुआ। जैकब क्या पहेलियाँ बुझा रहा था। अर्जुन और थॉमस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चिढ़कर बोले, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते, किसकी बात कर रहे हो? येती, वो येती था, हिममानव, जिसका जिक्र तिब्बत नेपाल की प्राचीन कहानियों में मिलता है, जिसको ढूंढने की आज तक बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ और हम भी नाकामयाब हो गए। काश हम उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाते तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज होती। जैकब के जवाब में निराशा का भाव था। अब तक तीनों की समझ में आ चुका था कि उनके हाथ से कितना बड़ा मौका निकल गया था। अर्जुन बोला, हमें कुछ और सोचना होगा। तो खींचते हुए जैकब ने उससे पूछा, और क्या कर सकते हैं हम? अब क्या जाकर उस येती को पकड़ लें? मसल के रख देगा वो। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। हम उसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते, लेकिन उसके नज़दीक जाकर चुपके से ये तो सुन सकते हैं कि वो और नामग्याल आखिर आपस में क्या बात करते हैं। हो सकता है कि इसी से हमें कोई सुराग मिल जाए, वो रहता कहाँ है, करता क्या है। शंकित स्वर में जैकब फिर बोला, लेकिन ये बहुत रिस्की होगा। अगर येती की एक्सिस्टेंस को प्रूव करना है तो ये रिस्क लेना ही होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। थॉमस, जो कि अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, बोला, एक और तरीका भी है। क्यों ना हम बकरे में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि येती बकरे को लेकर जाता कहाँ है। ऐसा करने से हम उस जगह पहुंच सकते हैं
जहाँ वो रहता है, और हो सकता है हमें कोई ऐसी चीज़ भी मिल जाए जिससे उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव हो सके। थॉमस का ये आइडिया अर्जुन और जैकब को बहुत पसंद आया और वो एक्साइटेड होकर बोले, हाँ यही ठीक रहेगा, ऐसा ही करेंगे। येती को ढूंढने की उम्मीद जो धूमिल होती जा रही थी, प्रतीत हो रहा था कि अभी भी संभव है, कि तभी अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ और वो बोला, लेकिन ये तब मुमकिन है जब वो येती आज रात भी वापस लौटे। हम नहीं जानते कि वो आज रात आएगा भी या नहीं। ये सोचकर तीनों फिर से उदास हो गए। तभी थॉमस बोला, क्यों ना जाकर फार्म में देख आएं कि आज भी कोई लाल सिंदूर लगा बकरा वहाँ है कि नहीं। इसके बाद वे तीनों बावर्ची को बिना बताए होमस्टे से निकलकर शीप फार्म की ओर चले गए। उन्हें लगा था कि फार्म पर नामग्याल जी मौजूद होंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं था। 2 पल के लिए सोचा कि क्या ऐसे चुपके से फार्म में घुसना सही रहेगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वहाँ कोई लाल सिंदूर लगा बकरा है कि नहीं। इसलिए बिना देर किए नज़र बचाकर वे फार्म में घुस गए और उस बकरे को ढूंढने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो बकरा मिल ही गया। उसे देखकर संतोष हुआ कि येती को ढूंढ निकालने का उनके पास अभी भी चांस है, लेकिन साथ में ये एहसास भी हुआ कि वो कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। कोई उन्हें फार्म के अंदर देख ना ले, इसलिए बिना विलंब वे फार्म से बाहर निकल आए। फार्म से वापस होमस्टे के रास्ते में अर्जुन ने थॉमस से पूछा, तुम जीपीएस ट्रैकर की बात कर रहे थे, तुम उसे साथ लाए हो ना? थॉमस ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे कैमरा बैग में ही पड़ा हुआ है। आसानी से उस बकरे के बालों के बीच प्लांट भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वापस होमस्टे में जब दाखिल हुए तो देखा वहाँ बावर्ची और नामग्याल जी दोनों मौजूद थे। उन्हें देखकर नामग्याल जी ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तो जवाब मिला कि कहीं नहीं, बस ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, नाश्ता कर लो, नामग्याल जी मुस्कुराकर बोले। जी ठीक है, ऐसा बोलकर तीनों अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने से पहले अर्जुन नामग्याल जी को ये भी बताकर गया कि उनका इरादा आज रात भी यहीं ठहरने का है। अर्जुन की ये बात सुनकर नामग्याल जी को कुछ शक हुआ और वो बावर्ची के कान में धीरे से बोले, बड़े अजीब लड़के हैं, एक रात के लिए ठहरे थे, आज तीसरी रात होगी। कहते हैं कि घूमने आए हैं, मैंने तो कहीं घूमने जाते देखा नहीं। ज़रा नज़र रखो इन पर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पिछले कल की ही तरह वे आज भी नाश्ता करके सो गए और बावर्ची को कह दिया कि वे पूरा दिन सोएंगे, इसलिए डिस्टर्ब न किया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोपहर के समय जब वे गहरी नींद में थे तो बावर्ची सफाई करने के बहाने उनके कमरे में घुसा और उनके बैग्स को खोलकर उनमें रखे सामान को चेक करने लगा। बैग्स में उनके कपड़े, कैमरा इक्विपमेंट्स और पासपोर्ट रखे हुए थे। सामान चेक करते हुए उसे एक बैग में रखे $500 मिल गए। उसने सारा सामान चेक करके पहले की ही तरह वापस रख दिया, लेकिन $100 चुराकर अपनी जेब में रख लिए और कमरे से बाहर चला गया। सोने से पहले उन तीनों ने तय किया था कि जब वो शाम को उठेंगे तो सबसे पहले जाकर उस बकरे को जीपीएस ट्रैकर चिप लगा कर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें आज जागने में काफ़ी देर हो गई। पता नहीं क्या था, मौसम का असर था या रात को नींद ना पूरी होने की वजह से, या फिर कहीं बावर्ची ने नाश्ते में कुछ मिला तो नहीं दिया था। जब वे जागे तो लगभग अंधेरा होने ही वाला था। हड़बड़ी में थॉमस उठा और बाकी दोनों को जगाया। थॉमस जब अपने बैग में जीपीएस ट्रैकर ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि उसमें रखे कुछ पैसे कम थे। ये बात उसने बाकियों को भी बताई तो उन्हें बावर्ची पर शक हुआ और ये बात भी समझ में आई कि उन्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसके बाद वे जीपीएस ट्रैकर चिप लेकर चुपके से होमस्टे से बाहर निकले और भागे भागे फार्म पर पहुंचे और मौका देखकर वो चिप बकरे के गले में घने बालों के बीच छुपाकर ऐसे लगा दिया कि आसानी से नज़र में ना आए। फिर वैसे ही दबे कदमों से वापस होमस्टे को लौट आए। बावर्ची जो कि अपने काम में व्यस्त था, उसे पता भी नहीं चला कि कब वो घर से बाहर गए और कब लौट आए। रात हुई तो पिछले कल की ही तरह
नामग्याल जी माथे पर लाल टीका लगे बकरे को अपने साथ घर ले आए और आज भी अर्जुन, थॉमस, जैकब और बावर्ची देर रात तक पीते रहे। शराब पीते पीते जब बावर्ची को नशा कुछ ज़्यादा हो गया तो वो जैकब और थॉमस से बोला, आप लोग तो अमेरिका, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उधर तो अच्छा पैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। उधर तो कुक को, सिक्योरिटी गार्ड को भी अच्छा पैसा मिलता है ना। मुझे देखो, मैं यहाँ दिन रात काम करता हूँ। क्या मिलता है मुझे? कुछ नहीं। ना कोई सेविंग है, ना कोई फ्यूचर। थॉमस और जैकब उसके मज़े लेते हुए बोले, तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर बावर्ची की आंखों में चमक सी आ गई और वो शराब का बड़ा सा घूंट लेकर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अपना पक्ष रखते हुए अर्जुन भी बोला, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का यार। तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारा घर, तुम्हारे अपने तो यहीं छूट जाएंगे। तो गुस्से भरे अंदाज में बावर्ची ने जवाब दिया, बिना पैसे के कोई अपना नहीं होता भाई। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम पैसे वाले हो ना। अर्जुन ने भी जवाब दिया, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें यही अच्छा पैसा यहीं मिल जाए तो क्या फिर भी तुम बाहर जाना पसंद करोगे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते कहते बावर्ची धीरे धीरे नशे के प्रभाव से गहरी नींद में खो गया। अर्जुन, थॉमस और जैकब ने जब उसकी जेब चेक की तो उन्हें उसमें चुराए हुए डॉलर मिल गए। वे जान चुके थे कि पैसा उसकी कमज़ोरी है और वक्त आने पर इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद लाइट्स ऑफ करके वे तीनों सोने का नाटक करने लगे और इस बात का इंतज़ार की कब नामग्याल जी बकरे को लेकर नदी की ओर जाते हैं। रात के 2 बज चुके थे। तीनों अभी भी पूरी तरह सतर्क जाग रहे थे। तभी निचली मंजिल से फिर वही हल्की आहट सुनाई दी। वे जानते थे कि अब नामग्याल जी जाने की तैयारी में है। रात इतनी खामोश थी कि वे तीनों अपनी तेज सांसों की आवाज़ भी साफ सुन पा रहे थे। नामग्याल जी ने बकरे के गले में बंधी रस्सी से उसे खींचा और हल्के हाथ से सावधानीपूर्वक दरवाजे को खोला, लेकिन फिर भी एक हल्की सी आहट हो ही गई, जैसी जंग लगे दरवाज़ों में अक्सर होती ही है। नामग्याल जी ने घर से बाहर निकलकर सबसे पहले चौकस नज़रों से चारों ओर का मुआयना किया। जब वो पूरी तरह निश्चिंत हो गए कि आसपास कोई नहीं है तो वो बकरे को लेकर नदी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि किसी भी इंसानी आंख से कहीं ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक मॉडर्न सर्विलेंस की टेक्निक, एक जीपीएस ट्रैकर चिप उस बकरे के गले में लगी हुई थी, जो कि पल पल की खबर रखती है और कोई उससे बच नहीं सकता। अर्जुन, थॉमस और जैकब तेज़ी से नामग्याल जी के पीछे पीछे हो लिए। वो आज रात अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे। वो येती के इतने करीब जाने वाले थे कि उसकी और नामग्याल जी के बीच होने वाली बातचीत को सुन सके। नदी के तट से करीब 100 मीटर दूर से उन्होंने देखा कि नामग्याल जी नदी किनारे बकरे को लेकर खड़े हैं और येती का इंतज़ार कर रहे हैं। नामग्याल जी की नज़र से बचने के लिए वे यहाँ से आर्मी कमांडोज की तरह पेट के बल रेंग कर धीरे धीरे नदी किनारे उगी एक घनी झाड़ी की ओर बढ़ने लगे। ये झाड़ी नामग्याल जी के इतने करीब थी कि जहाँ बैठकर वे आराम से नामग्याल जी और येती के बीच होने वाली बातचीत साफ साफ सुन सकते थे। झाड़ी की ओर बढ़ते हुए उन तीनों के मन में विचार आया कि कहीं अगर पकड़े गए तो येती उनका क्या हश्र करेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं था। वे आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर बाद उस झाड़ी तक पहुंच भी गए। झाड़ी घनी थी, इसलिए येती या नामग्याल जी की नज़र उन पर पड़ती ये संभव नहीं था। लेकिन इनके मन में एक और संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं येती की सूंघने की क्षमता किसी शेर की तरह तो नहीं होती होगी, जो वो उनके पसीने की गंध से उन्हें ढूंढ निकालेगा। इस तरह के कई विचार उनके मन में आ जा रहे थे कि तभी नदी के दूसरे तट से उन्हें येती अपनी ओर आता दिखाई पड़ा। वो पहली बार येती को इतने करीब से देख रहे थे। चांद की दूधिया रोशनी में वो
और भी भयावह जान पड़ रहा था। वो विशालकाय यति जिसकी लंबाई 10 फुट से अधिक रही होगी और वज़न लगभग 400 किलो आकर सीधा नामग्याल जी के सामने खड़ा हो गया। उसके सामने 5.5 फुट के नामग्याल जी एकदम बौने लग रहे थे। यति को सामने देखकर बकरा थर थर कांपने लगा। उस यति को देखकर लग भी रहा था कि वो एक ही बार में पूरा बकरा कच्चा खा जाता होगा, तभी उसकी भूख मिटती होगी। यति ने अपनी भारी आवाज़ में नामग्याल से कहा, कल जो तुम बकरा लाए थे वो काफ़ी छोटा था, उससे मेरा पेट नहीं भरा। तुम जानते हो ना, भूख में मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ खाने वाला, मेरे साथ कोई और भी है। नामग्याल जी ने कमकमाती आवाज़ में जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। डर के मारे नामग्याल जी के हाथ से रस्सी छूटने लगी। रस्सी में ढील पाकर बकरा वहाँ से भागने ही वाला था कि यति ने फुर्ती से लपक कर उसे पकड़ लिया और कंधे पर उठा लिया। जाते जाते यति ने नामग्याल जी से कहा, यह आखिरी बकरा है, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। ये कहकर यति वहाँ से चला गया और नामग्याल जी भी वापस घर की ओर मुड़ गए। यति को इतने करीब से देखकर अर्जुन, जैकब और थॉमस इतने खौफजदा हो गए थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। वे भूल गए कि उन्हें वापस होमस्टे नामग्याल जी से पहले पहुंचना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर तेज़ी से दौड़ते तो आगे चढ़ रहे नामग्याल जी को उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती, इसलिए वो धीरे धीरे बिना शोर किए नामग्याल जी के पीछे कुछ दूरी बनाकर चलते रहे। नामग्याल जी ने घर पहुंचकर मेन डोर को भीतर से बंद कर लिया और वो तीनों बाहर खड़े ये सब देखते रह गए। उनके सामने अब प्रश्न सिर्फ इस बात का नहीं था कि सुबह होने पर उनकी पोल खुल जाएगी, वो क्या जवाब देंगे कि रात को बाहर क्या कर रहे थे, बल्कि सवाल ये भी था कि इतनी कड़ाके की खून जमा देने वाली ठंड में इतनी देर जिंदा कैसे रहेंगे, खास तौर पर जब सुबह होते होते तापमान और भी नीचे गिर जाता है। तीनों ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें होमस्टे की ऊपरी मंजिल के अपने कमरे की खिड़की से कोई बाहर झांकता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, ये बता पाना कठिन था कि वो कौन था। फिर उस व्यक्ति ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। ये तो बावर्ची था और उनकी ओर ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन, जैकब और थॉमस ये जान चुके थे कि वे पकड़े जा चुके हैं। उनके मन में वहाँ से भाग जाने का विचार भी आया, लेकिन इतनी रात गए भाग कर कहाँ जाएंगे, पकड़े तो जाएंगे ही, यही सोचकर वे वहीं खड़े रहे। और फिर बाहर यति का खतरा भी तो था। उन्होंने सोचा वे नामग्याल जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। खिड़की पर खड़े बावर्ची ने उन्हें वहीं पर रुकने का इशारा किया, फिर कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी देर बाद धीरे से होमस्टे का मेन डोर खुला और टॉर्च लिए बावर्ची बाहर आया। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और कोई चारा न देखकर वे हिचकिचाते हुए होमस्टे के अंदर दाखिल हो गए। बावर्ची उन्हें सीधा उनके कमरे में ले गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे बावर्ची से क्या कहें। टॉर्च की रोशनी में बावर्ची की आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। वो सब जानता था। हिम्मत करके अर्जुन धीमे स्वर में बोला, वो नामग्याल जी। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी करता, बावर्ची टोकते हुए बोला, सो गए गहरी नींद में। सिरहाने पर सरकते ही 2 मिनट में नींद आ जाती है उन्हें। 20 साल से उनके साथ हूँ। अर्जुन बोला, तो तुम जानते हो कि हम? बावर्ची ने फिर टोका, हाँ जानता हूँ, लेकिन सुबह बात करते हैं, डरो मत, तुम लोग सो जाओ। तो क्या नामग्याल जी भी जानते हैं? अर्जुन ने फिर पूछा। नहीं, बस ये कहकर बावर्ची कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे में कुंडी लगा दी। जाने से पहले उसने टेबल पर रखे उनके मोबाइल फ़ोन भी उठा लिए थे। तीनों पूरी रात कमरे में चुपचाप बैठे रहे। उन्हें कुछ यूं महसूस हुआ जैसे ये कमरा जेल की कोठरी हो और मानो आने वाली सुबह उनकी फांसी के लिए मुकर्रर दिन को लाने वाली हो। वो कैदियों की तरह मुंह लटकाए बैठे हुए थे जब सुबह
दरवाज़ा खुला और बावर्ची चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन धमकी उसके लहजे में साफ झलक रही थी। वो बोला, नामग्याल जी कल तुम लोगों पर नज़र रखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम लोग कर क्या रहे हो। सहमी आवाज़ में जैकब ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसने जवाब दिया, याद है रात को तुम लोग कह रहे थे कि मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। जब तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे तो समझो मेरे हाथ से भी निकल जाओगे। इसलिए ऐसा करो, मुझे पैसे दे दो। नामग्याल जी को कुछ ना बताने की एवज में मुझे पैसा चाहिए। कितना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। बावर्ची ने जवाब दिया, पूरे 2 लाख रुपए, वो भी आज ही। तुम लोगों में से एक आदमी बाहर जा सकता है तो यहीं रहेंगे। जो बाहर जाएगा जब बैंक या एटीएम से मेरा पैसा लेकर लौटेगा तो बाकी 2 भी जा सकते हैं। पर याद रहे, अगर नामग्याल जी को मैंने बता दिया कि तुम लोग येती के बारे में जानते हो तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नामग्याल जी येती के राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए कोई चालाकी नहीं। पुलिस को या किसी को भी कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। डिसाइड कर लो कि बाहर कौन जाएगा। ऐसा कहकर बावर्ची ने उनके मोबाइल फ़ोन लौटा दिए और कमरे से बाहर चला गया। तीनों ने राहत की सांस ली। जैकब बोला, बेवकूफ़ है, जान बचाने के लिए हमने कहीं ज़्यादा पे कर दिया होता। और वैसे भी अगर हम येती की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएँ तो ये कीमत कुछ भी नहीं है। येती की बात निकली तो उन्हें याद आया कि उन्होंने उस बकरे में जीपीएस ट्रैकर डिवाइस फिट की थी। अपने मोबाइल फ़ोन पर जीपीएस ट्रैकर ऐप ऑन किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बकरे की लोकेशन वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक बर्फ से ढकी पहाड़ी पर दिखा रहा था, जो कि इंडस नदी के पार चाइना के कंट्रोल वाले तिब्बत के इलाके में थी। येती को ढूंढना पहले ही दूभर था, अब तो उसमें एक और कठिनाई जुड़ गई थी। सिंधु नदी को पार करके एक ऊंची बर्फीली चोटी तक पहुंचना था, जो कि चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में थी। और उसके बाद भी क्या गारंटी थी कि येती वहाँ मिल ही जाएगा। येती को ढूंढने का ख्वाब जो देख लिया था वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब उन्हें बावर्ची को जो 2 लाख रुपए देने थे वो भी ज़्यादा लगने लगे थे। वो सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए कि तभी थॉमस को एक बात सूझी और वो बोला, क्यों ना हम इस बावर्ची से बात करें, हो सकता है ये हमारी कुछ मदद कर सके। ये अनपढ़ क्या ही मदद कर लेगा हमारी, इसे तो बस पैसे से मतलब है। अर्जुन और जैकब बोले। अरे यार, पूछने में क्या जाता है, थॉमस ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो देखा बावर्ची वहीं खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। बावर्ची कमरे में दाखिल हुआ और बोला, क्या बातचीत हो रही है तुम लोगों में? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? अर्जुन, जैकब और थॉमस जानते थे कि उन्हें उसे सब कुछ साफ साफ बताना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने बकरे के गले में जीपीएस ट्रैकर चिप फिट की थी और अब उसकी लोकेशन इंडस नदी के पार चीन के कब्जे वाले तिब्बत की एक ऊंची चोटी पर दिख रही है। उनकी पूरी बात सुनकर वो बोला, तुम लोग पागल हो गए हो जो येती को ढूंढने निकले हो? उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे मेरे पैसे दे दो और निकल लो यहाँ से। जैकब ने उसकी बात का जवाब दिया, क्यों नहीं ढूंढ सकते, हमें उसकी लोकेशन मिल गई है। ये सुनकर बावर्ची आग बबूला होकर बोला, अरे पागलों, सिंधु दरिया पार करना पड़ेगा। उस पहाड़ की ठंड और येती से बच भी गए तो चीनी सैनिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी गिरफ्त में आ गए तो जासूसी के इल्ज़ाम में सारी ज़िंदगी चाइना की जेलों में काटनी पड़ेगी। बेकार में बड़े बड़े ख्वाब दिखना बंद करो। उसकी बात सुनकर अर्जुन बोला, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अब इतना बड़ा ख्वाब देख ही लिया है तो पीछे नहीं हट सकते। अब तो बावर्ची के गुस्से की कोई सीमा न रही और वो अर्जुन को कॉलर से पकड़कर बोला, तुम्हें ये बेवकूफ़ी करनी है तो करो, लेकिन मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद मत रखना। मुझे बस मेरा पैसा दे दो। बीच बचाव करते हुए थॉमस बोला, तुम पैसे की बात कर रहे हो, बहुत छोटा सोचते हो तुम। 2 लाख ही क्यों, 2 करोड़ क्यों नहीं, 20 करोड़ क्यों नहीं? तुम हमें बोलते हो कि मुझे अमेरिका ले चलो, इंग्लैंड ले चलो, तुम हमारी हेल्प करो।
अमेरिका का प्रेसिडेंट तुम्हें खुद अमेरिका बुलाएगा। हॉलीवुड वाले, न्यूज़ चैनल वाले सब तुम्हारे आगे पीछे भागेंगे। ये सुनकर बावर्ची शांत हो गया और कुछ सोचकर बोला, क्या ये सब सच में हो सकता है? उसके नरम पड़ते तेवर को भांपते हुए थॉमस बोला, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें अंदाज़ा भी है येती की खोज कितनी बड़ी बात होगी। दुनिया में हंगामा हो जाएगा। तुम रातों रात फेमस हो जाओगे, मेरा यकीन करो। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, आशंका जताते हुए बावर्ची बोला। रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। जिंदगी भर ऐश करोगे। सोचो मत, हमारी हेल्प करो, उसे समझाते हुए अर्जुन ने जवाब दिया।